हमारे बीच में शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी लगातार उनसे बात होती है, तो मुझे लगा कि चलिए इस पूरे मुद्दे पर और कोरबा के समग्रता पर हम शुक्ला जी से बात करें। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। दोस्तों, गेंदलाल शुक्ला जी को बहुत लोग यहाँ जानते हैं, कोरबा में, पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। और हमारे बीच में एक और वरिष्ठ पत्रकार है, हम उनको दूसरे पैनल में बिठाएंगे। तो गेंदलाल जी को मैं अपना माइक देता हूं। मुझे लगता है कि जर्नलिज्म की आवाज बताने के लिए दो लोगों को एक दूसरा माइक शेयर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत अच्छा विषय है और इस विषय पर कोरबा में बैठकर तो चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझको याद आता है कि 80 के दशक में भारत में ट्रेड यूनियन ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसके बाद बाल्को के विनिवेशीकरण के समय जो आंदोलन हुआ वो पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा देश का आंदोलन था। उस आंदोलन का असर क्या हुआ? हमारे यही ट्रेड यूनियन के लोग थे, यही सभी ट्रेड यूनियन थे। 67 दिनों तक आंदोलन चला। 67 दिन के आंदोलन में हमने तो देखा कि लोगों के घरों में दाने दाने की मोहताजी आ गई थी। और उस विषम स्थिति के बाद भी अगर उस आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका तो हमारे जिले में सक्रिय ट्रेड यूनियंस को उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी चीज, टुकड़े टुकड़े में बैठकर आप आंदोलन करते हैं, अपने अपने फील्ड में आंदोलन करते हैं, अपने अपने एरिया में आंदोलन सीमित कर देते हैं। सामूहिक आंदोलन यहाँ के समग्र उद्योगों को सामने रखकर नहीं होता। बाल्को के लोग किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, लेकिन एसीसीएल के लोग, एनटीपीसी के लोग या दूसरे उद्योग के लोग कहते हैं कि बाल्को से हमको क्या लेना। तो बाल्को का आंदोलन सफल कैसे होगा, ये एक बड़ी समस्या है। एसीसीएल की खदानों में भी जो आंदोलन होते हैं, आज ही दीपका में एक आंदोलन हुआ है, उसमें सभी श्रम संगठन के लोग थे, लेकिन उस आंदोलन का समर्थन कुसमुंडा ने नहीं किया, गेवरा ने नहीं किया, कोरबा ने नहीं किया। परिणाम कैसे आपके हाथ में आएगा? जब तक कि प्रबंधन को ऐसा प्रतीत न हो कि आपकी किसी गतिविधि से उसके आय पर, उसकी व्यवस्था पर, उसके मैनेजमेंट पर प्रभाव पड़ रहा है। ये एक खामी मुझको मैं देखते आ रहा हूं लंबे समय से ट्रेड यूनियन के फील्ड में। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर इस मंच से अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है। पहली बात, समय के साथ उद्योगों का आधुनिकीकरण हो रहा है। उद्योगों का आधुनिकीकरण होने का सीधा सा आशय यह है, उसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि मानव श्रम की आवश्यकताएं अब उद्योगों में कम से कम होती चली जाएंगी क्रमशः। दूसरी चीज, इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो आज हम सबके सामने हमको नजर आ रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको मानव की आवश्यकता कम पड़ेगी, मानव के समकक्ष ही मशीनें काम करेंगी। उस समय आप कहां रहेंगे और आपकी ट्रेड यूनियन कहां रहेगी? उस चीज के बारे में आपकी क्या चिंता है? आज इस मंच से इन दो विषयों पर और चर्चा होनी थी, ऐसा मुझको लगता है, जो अभी तक तो फिलहाल नहीं हुई है। समस्या आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की करें या संगठित क्षेत्र की श्रमिकों की बात करें, समस्याएं सब जगह है। आप सुविधा प्रद स्थिति में हैं, संगठित हैं, आपका बड़ा यूनियन है, उस यूनियन के बैनर तले आप अपनी जरूरतों के हिसाब से आंदोलन करते हैं और आंदोलनों को वापस लेते हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। आपकी ट्रेड यूनियन इस क्षेत्र में क्या काम कर रही है? आप पिछले 40 साल से कोरबा जिले में काम कर रहे हैं। आपने अपने आप को एक दायरे में बांधकर क्यों रखा है?
आपकी यूनियन गांव गोठान तक क्यों नहीं पहुंच रही है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि एक श्रमिक दूसरे श्रमिक के लिए कुछ करे? आप केवल संगठित क्षेत्र में जहां बहुत आसानी के साथ आपको कुछ हासिल हो सकता है वही काम करेंगे। जहां संघर्ष की स्थिति वहां नहीं जाएंगे। वहां भी आपको जाना चाहिए। जो अभी तक बहुत मामूली स्तर पे, मुझको लगता है अधिकांश ट्रेड यूनियन तो उस दिशा में काम ही नहीं कर रहे हैं। कुछ दूसरी संस्थाएं बन गई हैं जो आज भी गांव में जा रही हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात करती हैं। छोटे छोटे संगठन शहरों में बन गए हैं, वो काम कर रहे हैं। मुझको लगता है कि ऐसे सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ट्रेड यूनियन से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि वो एक बड़ी ताकत बने। लेकिन वो बड़ी ताकत कब बनेगी? जब आप सब समन्वित रूप से प्रयास करेंगे और एकजुटता से उनके लिए संघर्ष की बात करेंगे। अगर आप विचारधारा में बट जाएंगे, उद्योगों में बट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहेंगे, तो आप कोई नतीजा न तो खुद हासिल कर सकते हैं और ना ही किसी को कोई परिणाम दिला सकते हैं। अभी तक की कोरबा जिले की स्थिति यही है। छोटी छोटी चीजों को लेकर आप आंदोलन करते हैं। मुझको अच्छी तरह याद है, मनोहर जी बार बार रेल सुविधाओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। थोड़ी बहुत सफलता मिली है, बहुत ज्यादा सफलता मिली है मैं नहीं बोलता, लेकिन जब वो रेल आंदोलन करते हैं तो बाकी ट्रेड यूनियन के लोग कहां रहते हैं? वो लामबंद होकर उनके बगल में या उनके पीछे क्यों खड़े नहीं होते? ये भी एक सवाल है। इन चीजों को आपको कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा, इनसे अलग हटना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है। ये होना चाहिए इस जिले के लिए। यहां आप हैं, यहां काम कर रहे हैं, तो इस जिले के लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई लड़ता है, औरों के लिए आप लड़िए तो समझ में आए कि हाँ, ये कोई यूनियन है जो जिले के लिए लड़ रही है, जिले के लोगों के लिए लड़ रही है। मैंने उदाहरण दिया बालकों का। बालकों में जब इसका विनिवेशीकरण हुआ तो 7,400 अधिकारी कर्मचारी, नियमित अधिकारी कर्मचारी वहां कार्यरत थे। आज वहां पे कुल 1,200 अधिकारी कर्मचारी नियमित कार्यरत हैं। अब देखिए, नियमित रोजगार में, नौकरी में कितना अंतर आ गया इस बीच। और ये स्थिति आज की नहीं है, ये पिछले 10 साल से है। 10 साल पहले बालकों में 1,400 लोग काम कर रहे थे, आज वो संख्या 1,200 हो गई है। इसकी जगह आउटसोर्सिंग से लोग जा रहे हैं। उनके अपने मुद्दे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं, उस पर बहुत विस्तार से नहीं जा सकते हैं। एसीसीएल में जहां से हमारे दोनों ट्रेड यूनियन के लीडर यहां पे बैठे हैं, वहां भी अधिकतर काम आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग से काम होने का अर्थ यह है कि ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। इसकी भी इनको चिंता करनी चाहिए। उस पर ये लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन कोई परिणाम, बेहतर परिणाम हाथ में अभी तक तो नहीं आया है। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर श्रमिक संघों को बैठकर बात करने की जरूरत है। और वो अकेले बैठकर बात न करें, जिले के और भी लोगों को, सामान्य लोगों को अपने साथ बिठाएं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करें कि आम लोगों की क्या जरूरत है। उनकी जरूरतें तो अपनी जगह है ही हैं। और जब आप समन्वित रूप से कुछ करेंगे तो शायद आपके आंदोलनों का नतीजा आना शुरू होगा। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है, बंदी बंधाई पगार है, मजे में है। ये मिश्रा जी ने बहुत बारीक चीज को पकड़ के आप लोगों के सामने रखा है। बातचीत में आप लोगों से नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप आम लोगों के बीच हैं तो सामान्य लोगों की भावना यही है कि सरकारी नौकरी में चले जाओ, या सरकारी नौकरी में जो है वो मौज में है। वो तुलना करते हैं कि कलेक्टर ऑफिस का प्यून महीने में कितना कमाता है, और जो आदमी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे रिक्शा चलाता है, परिश्रम करता है, उससे ज्यादा परिश्रम करता है, उस आदमी की
एक दिन की आमदनी कितनी है या महीने की आमदनी कितनी है, ये तुलना। और वो जब आप तुलना करते हैं तो आप देखिए कि जमीन आसमान का अंतर आता है दोनों की आमदनी में। इस बात की चिंता भी बाकी लोगों को करनी चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। ऑटो चलाने वाला भी, टैक्सी चलाने वाला भी, वो भी तो श्रम ही कर रहा है, मजदूर ही है, वो आपकी तरह काम कर रहा है, वो भी, उसकी भी आप चिंता करते तो ज्यादा अच्छा होता और शायद आपकी ताकत भी बढ़ती है उन सब चीजों से। लेकिन आप एक दायरे में अपने आप को सीमित कर ले रहे हैं, ये चीज हमको लगता है कि बहुत ठीक नहीं है। एनटीपीसी का यूनियन अलग है, वो अपने दायरे में काम करेगा, बाल्को का अलग है, अपने दायरे में काम करेगा, एसीसीएल का अलग है, वो अपने दायरे में काम करेगा। ये विभेद जो है, इस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। और जो सबसे बड़े दो खतरे मैंने कहा, उद्योगों का आधुनिकीकरण और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दो खतरे हैं। मुझको लगता है कि आज बाकी चीजों से ज्यादा जरूरत इन दोनों चीजों पर विमर्श करने की है। हमारे साथी उस बारे में बताएंगे कि इस दिशा में क्या हो रहा है। मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का मौका दिया गया, इसलिए मैं एशियन न्यूज और मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने कुछ विषय छेड़ा और उसमें गेंदलाल शुक्ला जी ने जो बात मैंने कही सरकारी लोगों के बारे में,